नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन अब की बार 400 पार और खुद बीजेपी को 370 सीटें दिलाने के लिए किस कदर डटे हुए हैं और मिशन मोड असल में किसको कहते हैं, आज हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको हम ये बता देंगे, बीजेपी की आज पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की वो जारी की जा सकती है। तो आज चारों तरफ चर्चा उसी बात की है। ये भी बहुत चर्चा हो रही है कि इस लिस्ट में आपको जितने स्वाभाविक नाम दिखाई देंगे, भाई जैसे नरेंद्र मोदी कहां से लड़ेंगे या अमित शाह कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो उसमें स्वाभाविक नाम होंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चौंकाने वाले नाम उसमें आपको गायब भी मिल सकते हैं और उन सीटों पर आपको बहुत सारे ऐसे नाम भी दिखाई दे सकते हैं जो कि चर्चा में नहीं थे। तो इस सब पर आज बात होगी। कल देर रात तक, बल्कि देर रात क्या बल्कि तड़के ये कहना चाहिए, आज तड़के तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की मैराथन बैठक चली है। 4.5 घंटे लगभग चली इस बैठक में करीब 150 उम्मीदवारों के नामों पर बात हुई और बताया गया कि बात फाइनल हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े लीडर, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सब इस बैठक में मौजूद थे। और प्रधानमंत्री मोदी रात करीब 11:15 बजे इस मीटिंग में पहुंचे थे और तड़के 3 बजे, 3:15 बजे वो मीटिंग से बाहर निकले हैं। तो लगभग 4-4.25 घंटे जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर रहे। आप सोचिए, रात को देश का प्रधानमंत्री अगर रात को 3:15 बजे मीटिंग में है और उसके बाद निकल करके वो अपने घर जा रहे हैं और फिर सुबह के उनके कार्यक्रम सब लगे हुए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी के पास टाइम नहीं है। इस शिद्दत से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और पहली लिस्ट का इंतजार जो है वो करा जा रहा है। इसमें जो सबसे स्वाभाविक तौर पर सबसे ज्यादा दिलचस्पी जिस राज्य को लेकर के है वो है उत्तर प्रदेश। यूपी की सबसे ज्यादा सीटें डिक्लेयर हो सकती हैं आज, जहां से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से। प्रधानमंत्री ने 3 बार वाराणसी, 2 बार वहां से चुनाव लड़ा और तीसरी बार भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय है। उनके अलावा लखनऊ से राजनाथ सिंह उम्मीदवार होंगे, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी ही कैंडिडेट होंगी। इनके अलावा गोरखपुर से रवि किशन को एक बार फिर टिकट मिलेगा। खीरी से अजय मिश्रा टेनी को फिर से बीजेपी मैदान में उतारेगी। मुजफ्फरनगर से फिर से संजीव बालियान दावेदारी पेश कर सकते हैं। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति का नाम लगभग फाइनल है। इसी तरह कन्नौज में डिंपल यादव को हराने वाले सुब्रत पाठक पर बीजेपी एक बार फिर से दांव लगाएगी और आगरा में एसपीएस बघेल को एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा। तो ये कुछ बड़े नाम थे बड़ी सीटों के, जिनको लेकर के चर्चा जो है कल चली है। लेकिन यूपी में जिन नामों की आज बात होगी उसमें हमने आपको कल ही बता दिया था कि फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जो बीजेपी हारी थी। यानी 64 सीटें एनडीए जीता था, तो उसके में से 16 सीटें बीजेपी ने हारी, उस पर पहले उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और योगी कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को जगह मिलेगी, जिनमें से एक ओपी राजभर की सुभाषपा पार्टी के हो सकते हैं, दूसरे बीजेपी के दारा सिंह चौहान और तीसरा आरएलडी कोटे से एक मंत्री इसमें शामिल किया जाएगा। और यह भी आपको बता दें कि 10 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। ऐसे में माना जा रहा है कि उससे पहले यह विस्तार मुमकिन है। स्वागत करते हैं मैं कहानी कुर्सी के हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी आपका स्वागत और समीर चौगांवकर साहब का बहुत स्वागत है। पहले तो कल जो ये बैठक चली है इसके बारे में हम लोग बात कर लें। तड़के 3:15 बजे तक बैठक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4-4.25 घंटे जो है अध्यक्षता करी इस मीटिंग की। खबरें ये हैं कि लगभग 150 नाम फाइनल हो गए। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नारा लंबे समय से दे रही है और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा लोगों के मन मस्तिष्क में बिठा दिया है कि अब कोई ये नहीं कहता है कि 272, 303 इस तरह की बातें नहीं करता। हर कोई कहता है कि 370 पार पा जाएंगे क्या, या 370 से कुछ रह जाएगा। तो आज की ये जो सूची है, और जाहिर है जो आपने कहा कि सबसे बड़ा हिस्सा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का है, और दरअसल वहीं वो जिसको कहें कि 370 का जो दरवाजा है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो तो उत्तर प्रदेश से जुड़ती है, क्योंकि 80 में 80 लोकसभा सीटें वो जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। शुरुआत में यह था कि 16 सीटें जो हारी हुई है सिर्फ उसको पहले घोषित करेंगे। जाहिर है उसके साथ कुछ नाम तो जो आपने गिनाया, जो बड़े नाम हैं, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नाम। लेकिन अभी जो वहां से संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम जो लिस्ट लेकर गए थे वो 50 से 55 लोगों की लिस्ट थी, जो बताया जाता है कि लगभग इतने लोगों के नाम पर बातचीत हुई है। हालांकि अभी भी यह तय नहीं हो पा रहा है कि सीटें 30 आएंगी या 50 आएंगी, क्योंकि रात की मंथन के बाद भी कोई
भी ये बताने को तैयार नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है कि उसमें ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ पता भी चल रहा हो तो उसकी चर्चा मत करना, उसकी बात जो है नहीं करना, अगर कोई श्योरिटी भी आ गई हो। इसके अलावा जो बड़ी चीज है जो मध्य प्रदेश में किया भारतीय जनता पार्टी ने, और वो शायद आपको बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखेगा। कोई बड़ा चेहरा इस सरकार का नहीं बचेगा जो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमा रहा हो। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक अलग अलग जगहों पर आपको वो लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। कुछ विधायक जो विधानसभा में थे, जो कुछ हार गए थे, उनको भी हो सकता है जो ताकतवर रहे और किसी समीकरण की वजह से नहीं थे, उनका भी नाम उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर चर्चा में है। और ये सारा समीकरण कुल मिलाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है उत्तर प्रदेश में 80 में 80, और उसके अलावा जिन राज्यों में 100% हासिल किया हुआ है उसको कैसे दोहराएं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनके पास भी हम चलेंगे। उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है कि कौन से नाम जो हैं और खासकर किन राज्यों से जो है वो फाइनल हुए। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। अगर हमारे पास वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की एक तस्वीर थी, रात को 3:30 बजे, 3 बजे या 3:30 बजे वो बीजेपी मुख्यालय की लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। अब ऐसे आप देखिए तो सामान्य सी तस्वीर है वो कि भाई एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम किताब पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ करके, लेकिन वक्त हो रहा है रात का 3 बज रहा है। मतलब इसका यह कि उनका नंबर नहीं आया अभी। 3 बजे तक की बैठक में उनका नंबर नहीं आ रहा था कि भाई हमारे प्रदेश की जब बात होनी है उसमें। तो यह आपको बताता है कि अभी इस वक्त कोई दिन हो रहा है, रात हो रहा है, इसकी कोई फिक्र नहीं करा। प्रधानमंत्री का शेड्यूल आप देख लीजिए ना, कैबिनेट की बैठक की थी कल। कैबिनेट की बैठक के बाद वो चुनाव समिति की मीटिंग में गए थे। उसके बाद 3:15 बजे तक तो वहां से निकलते हुए की तस्वीरें हैं। अपना क्या सोए होंगे, क्योंकि सुबह 5 बजे 6 बजे उठ करके तो उनको फिर रवाना होना था। उसके बाद वो झारखंड चले गए। झारखंड के बाद बंगाल बिहार का उनका दौरा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री 2-2 घंटे सो करके काम कर रहा है अगर देश का, तो अपनी पार्टी को क्या काम कर सोने दे रहे होंगे वो। नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग स्टाइल ही ऐसी है। मतलब अभी तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, चुनाव सर पर आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से अभी उन्हें संगठन भी देखना है, टिकट भी फाइनल करना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकें भी अटेंड करना है, पूरे देश को देखना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग स्टाइल है कि 24 घंटे में से 18 घंटे वह काम करने के आदी है, और पार्टी के संगठन के नेताओं से भी वह उम्मीद करते हैं कि वह भी 18 घंटे पार्टी के लिए काम करें, और कार्यकर्ताओं से भी उनकी उम्मीद रहती है। अब कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन महामंत्री थे, और चुनाव प्रभारी जिस राज्य में घोषित कर दी वो भी वहां पर उपस्थित थे। इस लंबी बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 300 सीटों के ऊपर चर्चा कर ली है। एक लंबी जो बैठक चली इसमें 300 सीटों को उन्होंने चर्चा कर ली, और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 200 से 250 नाम भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर लिए। अब ये घोषित कब करेंगे भारतीय जनता पार्टी निर्भर करता है। इतनी लंबी बैठक चलने के बाद यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों को तय कर रही है, और सिर्फ उन्हीं सीटों पर नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने कल की बैठक में उन सीटों पर भी चर्चा की है जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को जाती है। भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर भी नाम मंगवाया था कि अगर यहां पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो कौन उम्मीदवार यहां पर विनिंग कैंडिडेट हो सकता है। स्थानीय संगठन से वो भी नाम मंगवाए थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार के नाम देख के रख रही है। संगठन सहयोगी दलों को जो सीटें जाएंगी उस पर सहयोगी दल जो उम्मीदवार उतारेंगे वो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार देख जो अभी आपने जो बात समीर जी बात की ना, इस पर हमको और चर्चा करनी चाहिए कि देखिए कोई भी पार्टी जब उम्मीदवार तय करती है तो कोई एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। भाई आपके पास नाम आते हैं, पार्टी के पास नाम आते हैं, तो बीजेपी में इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, और वो कई लेयर में जो है वो नाम जो है मंगाए जाते हैं। मुझे लगता है ज्यादा मैं बता पाएंगे, अब समीर जी इस पर और डिटेल में बताएंगे। भाई एक तो पार्टी का सिस्टम है, उसमें फिर आरएसएस का फीडबैक सिस्टम होता है, और इसका हमें यह बताया गया कि इसमें प्रधानमंत्री का अपना खुद का एक फीडबैक का सिस्टम भी, हमने हर सीट के ऊपर एक एक आदमी भी लगा रखा है, वहां से नाम आते हैं। तो जो स्क्रीनिंग है एक लेवल पर नहीं हो रही, कई लेवल पर नाम मंगवा करके फिर फाइनल जो है उसमें से नाम निकाले जाते हैं। देखो बेसिकली जो सिस्टम हमेशा काम करता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, प्रदेश संगठन केंद्रीय नेतृत्व को सूची सौंपता है, मतलब जिला स्तर से नाम जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पास जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जो होते हैं उनसे चर्चा करते हैं, और फाइनल सूची वो केंद्रीय अध्यक्ष के पास भेजते हैं। लेकिन संघ का जो सिस्टम होता है उसके अंदर संघ अपने संगठन महामंत्रियों के माध्यम से, और जो वहां पर जो क्षेत्र प्रचारक होते हैं वो अपना फीडबैक देते हैं, उस प्रदेश के संगठन महामंत्री को फीडबैक दिया जाता है। वहां का संगठन महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करके सूची में वह नाम, संघ के जो प्रस्तावित नाम होते हैं कि जिन नाम के संघ सिफारिश करता है सीटों पे, वह नाम जोड़े जाते हैं कि संघ इन सीटों पर इन नामों की सिफारिश कर रहा है, वह आप केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व के पहले वह बीएल संगठन महामंत्री जो भी भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, फिलहाल बीएल संतोष संगठन महामंत्री है, बीएल संतोष के पास पूरे देश से संगठन के सिफारिश, आरएसएस से सिफारिश की हुए नामों की सूची आती है, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करते हैं। उसके बाद इन नामों को देखा जाता है कि प्रदेश संगठन वो केंद्रीय नेतृत्व जिन नामों पर विचार कर रहा है, क्या वह नाम संघ के प्रस्तावित नामों से मेल खाते हैं क्या।
अगर उन्हीं नामों पे मेल खाते हैं तो उनको टिकट देने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि संघ जी नामों को प्रस्तावित करता है, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन में नहीं आ सकते, कोई दूसरा उम्मीदवार होगा, तो ऐसे में वो नाम तय होता है। लेकिन संघ का जो सिस्टम है उससे पूरे नाम जाते हैं और आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व का अपना एक अलग फीडबैक सिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी के पास हर सीट की जानकारी आती है। अमित शाह खुद संगठन से और अपने संपर्कों से और अपनी टीम से वहां की जानकारी लेते हैं और एक एक सीट की उनके पास पूरी जातिगत समीकरण और पूरा समीकरण होता है कि यहाँ कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है, और उसके हिसाब से फिर अंतिम निर्णय लेते हैं। अब एक सवाल देखिए मेरे पास इसी से जुड़ा हुआ आया था, तो मैं राहुल जी आपके पास आ रहा हूं। उसमें लिखा है जो इंसान लोकसभा उम्मीदवारों के चयन के लिए इतनी मेहनत कर सकता हो, वो सच में उसे क्या सच में बिना एजेंडे बिना लक्ष्य का विपक्ष हटा सकता है? राहुल गांधी इस वक्त जो है वो लंदन गए हुए हैं और अभी मुझे हर्षवर्धन जी बता रहे थे वहां जो उनका जो टॉक होना है वो शायद एक 12 लोगों का, एक 12-15 लोगों के सामने वो एक टॉक प्रेजेंट करने के लिए। देखिए और कुछ नहीं है, हम हर पार्टी का अपना सिस्टम तरीका है, वो भाई जहां भी वो जाना चाहें उनके पार्टी के बड़े नेता। प्रायोरिटी की बात है, आपकी प्रायोरिटी इस वक्त क्या है? भाई 10 दिन में देश में इलेक्शन अनाउंस होने वाला है लोकसभा का, उस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या है? बीजेपी सवाल यह है कि क्या ऐसे में हटा सकते हैं, मतलब मोदी को हराने की बात सोच सकते हैं क्या कोई? देखिए, बीजेपी में एक बड़ा संगठित तरीका है इस पूरे काम को करने का, और पहले से ऐसा नहीं है। जैसे अभी समीर जी भी बता रहे थे कि स्टेट लेवल पर भी जो चुनाव समितियां हैं वो पहले नामों की स्क्रीनिंग करती हैं, और जब यहाँ नाम आते हैं तो वो एक 3 या 4 नाम जो है वो सामने पेश किए जाते हैं, जिसमें सबकी सिफारिशें और सबका जो स्ट्रेंथ्स हैं वो सामने रखी जाती हैं। और इस जो कल जो बैठक हुई है उसमें ये भी तय हो रहा है कि 25 से 30% जो एमपीज हैं उनके टिकट कट सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात जो आ रही है। जैसे आपने कुछ नाम बताया कि कुछ लोगों का तो बिल्कुल तय है, जैसे स्मृति ईरानी अमेठी से वो तय है, नितिन गडकरी नागपुर से तय है, ये सारे नाम तो ऑलरेडी तय हैं। तो जो लिस्ट अभी तक बात हो रही है कि अभी जो लिस्ट आएगी वो लगभग 125 से 155 लोगों के बीच की लिस्ट आ सकती है जिनके नामों पर घोषणा होगी। लेकिन 10 मार्च तक लगभग 300 लोग जो हैं उनके नामों की घोषणा बीजेपी कर देगी। उन्होंने इलेक्शन अनाउंस होते होते लगभग 300 लोग आप कह रहे हैं? बिल्कुल 300 लोगों की घोषणा हो जाएगी, और उन्होंने अपना फीडबैक बनाया हुआ है कि किनको देना है किनको नहीं देना है। ऐसे में जैसे उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश में ये भी बात आ रही है कि सिर्फ 6 जो है वो बाहर टिकटें जाएंगी, बाकी सारी जो सीट्स हैं वो बीजेपी लड़ेगी। अनुप्रिया पटेल को जाएंगी 2 सीटें, एक सुभाषपा को माना जा रहा है, एक आरएलडी को माना जा रहा है। बिल्कुल 2 हो सकती है आरएलडी को 2 सीटें हो सकती है। तो लगभग 6 ऐसी हैं जो उन्होंने सोची हैं कि वो अपने सहयोगियों को देंगे, बाकी सारी सीटें वो खुद लड़ेंगे। अब बात आ जाती है जो मुश्किल उनको प्रदेश दिखाई देते हैं उस पर ज्यादा मंथन हो रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल पे ज्यादा मंथन हो रहा है, महाराष्ट्र को यूपी पे एक बात, क्योंकि हम लोग अभी टॉपिक पे हैं ही, इसीलिए यूपी में जो चर्चाएं हुई हैं कल, जो हमको पता चला कुछ, वो ये कि आजमगढ़ से भी ज्यादा वहां बीजेपी मान रही है हमारे लिए चुनौती गाजीपुर की सीट पर है। देखिए गाजीपुर में सुभाषपा की तरफ से जो माना जा रहा है उनके टिकट पर ब्रजेश सिंह को लड़ाया जाए। गाजीपुर सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। अफजार अंसारी जीते थे मनोज सिन्हा को हरा के। मनोज सिन्हा अभी उपराज्यपाल हैं। एक चर्चा ये भी वहां बहुत ज्यादा है कि क्या मनोज सिन्हा अपने बेटे के लिए प्रयासरत हैं, उनके बेटे को वहां से टिकट मिल सकता है। लेकिन जो गाजीपुर का समीकरण है उसमें अगर वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही और कोई प्रत्याशी इस तरह का आया तो वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक हो सकती है। सबसे बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को लड़ाए। जाहिर है उनके बेटे लड़ेंगे या उनको, वो सबसे मुफीद है, क्योंकि उस इक्वेशन में जो वहां मुस्लिम बहुल इलाका है और पहले का जो समीकरण था वो बदला है। अब वो बलिया में वो समीकरण चला गया है। तो ये तीनों चारों सीटें जो हैं, बलिया, गाजीपुर, घोसी, सलेमपुर, इन चारों सीटों का समीकरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और उसमें से आप देखिए तो गाजीपुर और घोसी ये दोनों हारी है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी जीते थे, घोसी से अतुल राय जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों सीट बड़ी चुनौती है। ये वहां पे ये भी बातें हो रही हैं कि वहां पे एक जैसे, और उसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, जैसे वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, अयोध्या से लल्लू सिंह हैं, ये लोग बहुत कहें कि नेता पुराने हो जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन लंबे समय से लड़ रहे हैं। और अब इन दोनों लोगों का नाम जिसको कहें कि उस सूची में आ चुका है जहां भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा तलाश करती है। तो बलिया में भी किसी नए चेहरे को टिकट दिया। वहां पे जो बात हो रही थी, वहां पे ये भी बात हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो ब्रजेश सिंह जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं, वो लड़ाना चाहते हैं ताकि, लेकिन वो बीजेपी के टिकट पर ऐसा आदमी चुनाव ना लड़े, इसको लेकर ये भी बात हो रही है। तो ये भी बात है कि बाहुबली के सामने बाहुबली जो है वो खड़ा कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी अपनी टिकट पर उसको वो नाम नहीं देना चाहती।
तो ये बड़ी संभावना है कि ओम प्रकाश राजभर के जरिए ये चुनाव लड़ा जाएगा वहाँ। मेरे पास तो एक रिएक्शन ये भी आ रहा है कि अच्छा 370 सीट जीतने की दावा करने वाली पार्टी बिना 4 सहयोगियों की यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकती। नहीं नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। अच्छा हुआ आपने इसमें कहानी कुर्सी की में पूछा। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी ये जब कहती है तो वो अकेले नहीं कहती है, वो कहती है एनडीए 400 पार जाएगी, 370 प्लस हम जीतेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जब 71 सीटें जीती थी तो 2 सीटें अनुप्रिया यानी तब 73 हुई थी। और मैं बार बार एक बात कहता रहा हूं, उत्तर प्रदेश को लेकर अमित शाह की रणनीति पहले दिन से साफ थी। 72 प्लस 8 यानी 72 सीटें तय है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 8 सीटों की गुंजाइश थी। और तब ना जयंत चौधरी से कोई समझौता हुआ था, तब ना सुभाषपा उनके साथ थी। तब भी मैं यही कहता था, क्योंकि उनको पता है कि ये वो 8 सीटें हैं, 6 से 8 सीटें, जिसके जरिए वो पूरी 80 सीटों का समीकरण साधेंगे। और कई बार जब अपनी ताकत बढ़ानी होती है तो छोटी छोटी ताकत को अपने में जोड़ना होता है। वो कौशल राजनीतिक जो कहते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने सीखा। चलिए, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। एक ब्रेक हम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आज झारखंड में, और प्रधानमंत्री ने आज वहां क्यों कहा माहौल में गर्मी आने वाली है। वैसे तो देखिए, देश में अब गर्मी आने ही वाली है।